हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 का ही है ये एनसीईआरटी के। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की क्या होती है इसके बारे में समझेंगे और इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, इसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला वगैरह सब यहाँ से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ये कैपेसिटेंस जो टर्म आई है ये क्या चीज़ है। कैपेसिटेंस पहले समझ लेते हैं इसको। अगर हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है और हम इस कंडक्टर को चार्ज देना शुरू करें तो वो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है और इस बॉडी का पोटेंशियल राइज करना शुरू कर देता है। अब बात यह आती है, क्या इस बॉडी को जितना चाहें उतना चार्ज दे सकते हैं या कोई लिमिट है चार्ज देने की? ठीक है, तो इसकी भी कोई कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। जैसे अगर हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में हम वाटर भरें तो जब वाटर उसमें डालना शुरू करते हैं तो उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, वाटर का लेवल बढ़ता चला जाता है। लेवल का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल से है। मतलब जब इस कंडक्टर के सरफेस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल लेवल ज़ीरो है। जैसे किसी कंटेनर में वाटर नहीं है तो वाटर लेवल ज़ीरो है। जब हम चार्ज देंगे, ठीक, जब हमने इसको चार्ज दिया, यहाँ पे चार्ज का मतलब आप वाटर समझ लीजिए, तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल लेवल बढ़ना शुरू होगा। पोटेंशियल लेवल बढ़ना शुरू होगा। जब पोटेंशियल लेवल बढ़ना शुरू होगा तब जैसे हमने किसी कंटेनर में वाटर डाला तो वाटर लेवल बढ़ना शुरू हुआ। तो जब लेवल बढ़ना शुरू होगा तो कोई एक लिमिट ऐसी आएगी कि वो कंटेनर फुल हो जाएगा। ठीक, जब कंटेनर फुल हो जाएगा उसके बाद अगर आप उसमें वाटर डालेंगे तो वो वाटर गिर जाएगा, कंटेनर में से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। कह सकते हैं कि उस कंडक्टर की वाटर को कंटेन करने की एक कैपेसिटी है। ठीक इसी तरीके से इस कंडक्टर की भी चार्ज को एब्जॉर्ब करने की, चार्ज को रखने की एक कैपेसिटी है। इसी एबिलिटी को हम किसी कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं। वाटर वाला एग्जाम्पल तो समझ में आता है कि कंटेनर में पानी डाल दिया, बाल्टी भर गई, कंटेनर भर गया, पानी बाहर गिरना शुरू हो गया। इसमें कैसे चार्ज बाहर गिरना शुरू होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। जब हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल राइज होना शुरू हुआ, पोटेंशियल बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन क्या उतना पोटेंशियल इस पॉइंट पर भी होगा? क्या इस पॉइंट पर उतना पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहां क्या आ जाएगी, यहां आ जाएगी इतने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमने आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में नहीं पढ़ाया है। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करते फ्लो होने के लिए। उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस बाउंड होते हैं, होते तो हैं लेकिन बंधे हुए होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। वैसे ही ये एयर है इसके चारों तरफ, तो एयर भी एक तरीके की इंसुलेटर होती है। ठीक, और एयर जब इंसुलेटर है तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक,
लेकिन इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिव चार्ज है, वो फ्री नहीं है, वो बंधा हुआ है एटम के साथ। इसीलिए इसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन जब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्जेस पोलराइज हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चला जाता है और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खींचता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला जाता है, ठीक, लगभग 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर के ऑर्डर का जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो फिर इस डाइलेक्ट्रिक की, एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे टॉपिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जब इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगता है तो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का ब्रेकडाउन होने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से अब अलग हो जाता है। हम कहते हैं जो एयर अभी तक इंसुलेटर थी वो अब कंडक्टिंग की तरफ बढ़ने लगी, ये कंडक्टर बनने लगी। तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। कब करेगा समझिए एक बार फिर से। एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज देना शुरू किया, मान लीजिए स्टार्टिंग में 0.1 कूलम, फिर 0.2 कूलम, 0.3 कूलम, ऐसी फॉर एग्जाम्पल बढ़ते बढ़ते हम इसको 1 कूलम तक का चार्ज दे दिए। मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 1 कूलम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 1 कूलम तक का चार्ज ये अपने अंदर ले सकता है। लेकिन जैसे ही ये 1.1 कूलम हम चार्ज इसको देना चाहें तो क्या होगा, होगा ये कि इतने चार्ज देने पर यहां किसी पॉइंट पर जो एयर है वहां उस पॉइंट पर मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा और वो इलेक्ट्रॉन अलग होगा और इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर पर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलता है। और जो ये 0.1 कूलम जो एक्स्ट्रा चार्ज था ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक रहेगा ये फिर 1 कूलम। अब जैसे ही 1 कूलम हुआ वहां पर जो ब्रेकडाउन था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से किसी कंटेनर में हम पानी डालते हैं, कंटेनर भर जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और डालोगे बाहर तो 1 तक तो ये चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक्स्ट्रा दिया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उस एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देते हैं। ये हम कहते हैं यहां से पॉजिटिव चार्ज एयर में जाना शुरू हो गया, ठीक है। जैसे बाल्टी से पानी बाहर गिरा वैसे ही इस कंडक्टर से चार्ज बाहर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो कुछ वैल्यू तक ही हम किसी कंडक्टर को चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एबिलिटी किसी कंडक्टर की कि कितना वो चार्ज अपने सरफेस पर स्टोर कर सकता है, ऐसी एबिलिटी किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहलाती है, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर अभी चार्ज नहीं है, Q = 0। जब चार्ज नहीं है, मैंने बताया था जब किसी कंटेनर में वाटर नहीं है तो उसका लेवल, वाटर लेवल भी 0 है, तो ऐसे इसका पोटेंशियल लेवल भी 0 है। लेकिन जब हम इसको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो जिस रेशियो में हम चार्ज देते हैं उसी रेशियो में इसका पोटेंशियल भी राइज करना शुरू कर देता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। Q बढ़ाते चले जाएंगे, B भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन B एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इस सरफेस पर चार्ज भी एक लिमिट में आ सकता है, उसके बाद चार्ज बाहर एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब Q मैक्सिमम होगा तो ये B भी मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद ये कंडक्टिंग बॉडी चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या अगर इसको दे दोगे तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है C। इस C को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अगर इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से देखें, C इज इक्वल टू Q अपॉन B, तो इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। ठीक है, मतलब 1 वोल्ट का पोटेंशियल राइज करने के लिए किसी कंडक्टर को जितना चार्ज देना पड़ता है वो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होती है। ठीक, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो कूलम पर वोल्ट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट होती है, और इसके लिए एक सिंगल टर्म भी है, और फैराड, या तो हम कूलम पर वोल्ट कह दें या हम इसको कह दें फैराड। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट है फैराड। लेकिन ये जो फैराड होती है एक बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली हम माइक्रोफैराड का या पिकोफैराड का यूज करेंगे। अगर माइक्रोफैराड गिवन है तो 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैराड, और अगर 1 पिकोफैराड गिवन है तो 10⁻⁻12 फैराड। ठीक, यहां से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यूनिट निकाल ली फैराड, जरा डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लीजिए C का। C इज इक्वल टू Q अपॉन B। देखो Q तो 80 होता है, V का हो सकता है आपको डायरेक्ट याद ना हो, हालांकि पिछले चैप्टर, इसी चैप्टर में पोटेंशियल जब हमने पढ़ा था तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया था, लेकिन जनरली याद नहीं रहता है डायरेक्ट, तो हम V को W अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना, W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। Q हम जानते हैं 80 W, ये तो 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, mL2T माइनस 2। तो C इज इक्वल टू होगा, देखिए M ऊपर है नहीं तो M माइनस 1, L भी नहीं है ऊपर तो L माइनस 2, T4 क्योंकि माइनस 2 ऊपर जाएगा, और A2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का। ठीक, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की। यह है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस हम कैपिटल R कंसीडर करें और इसकी सरफेस पर Q चार्ज कंसीडर करें, तो इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल Q, रेडियस R है, तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। ऑलरेडी हम पिछले टॉपिक्स में इसको पढ़ चुके हैं। ये पोटेंशियल इस कंडक्टर के किसी भी सरफेस पर और इसके अंदर भी किसी पॉइंट पर होगा। मान लीजिए इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, Q की वैल्यू हमारे पास में, B की वैल्यू हमारे पास में है Q, और ये 4πε0 R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा,
C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से एक चीज क्लियर है कि जो कैपेसिटेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, अगर हम एक ऐसा कंडक्टर कंसीडर कर लें जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के इक्वल हो, और अर्थ की रेडियस हम पढ़ चुके हैं नियर अबाउट 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होती है। अगर ऐसे कंडक्टर की कैपेसिटेंस को निकाला जाए तो जरा देखें, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती थी 9 इंटू 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶ यूनिट आएगी फैराड। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आती है ये नियर अबाउट निकल के आती है 711 माइक्रोफैराड। देखिए माइक्रोफैराड। ठीक, तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस के बराबर है, ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर की भी कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड के ऑर्डर की आ रही है। इसका मतलब फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो जनरली हम जो यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए न्यूमेरिकल्स में, वो माइक्रोफैराड या पिकोफैराड यूज करेंगे। लेकिन ऐसा यूनिट चूंकि फैराड है, इसलिए अगर किसी न्यूमेरिकल में कैपेसिटेंस की यूनिट माइक्रोफैराड या पिकोफैराड दी गई है तो हम पहले उसको कन्वर्ट करके लाएंगे फैराड में, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे।